GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। बिलाशुबा आज पाकिस्तान की सियासत शरीफ ख़ानदान बल्कि मियाँ नवाज़ शरीफ के गिर्द घूम रही है। ये 70, 80 और 90 की दहाई तक पाकिस्तानी सियासत प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो में तकसीम थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सहरंगेज़ करिश्मासाज शख्सियत, उनका खिताब ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को, ख़ास तौर पर सिंध से ज़्यादा पंजाब में भी अपना दीवाना बना दिया था। अभी भी उसकी गूंज बाज़गश सुने तो देखें किस तरह एक भुट्टो नज़र आता है अपनी पूरी शख्सियत के साथ। भुट्टो साहब का जो खिताब था उसका और जो ख़ास अंदाज़ था, जिसमें ख़ास अंदाज से वो अपना लिबास पहनते थे, उसके मुकाबले में हमारे मियाँ नवाज़ शरीफ धीमे मिजाज के थे, लेकिन बतदरीज उन्होंने इतनी क़ुव्वत पकड़ी। यानी जिन्हें कहा जाता था कि वो ज़िया-उल-हक़ की पैदावार हैं, एक फ़ौजी आमिर की एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। मियाँ साहब ने 90 की दहाई में 91 में इलेक्शन जीता, फिर 96 में दोबारा वापस आए। नवंबर 2099 में मुशर्रफ ने उन्हें बाहर निकाल दिया, मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन फिर मियाँ साहब वापस आए और 2013 में एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने। 2018 में अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल करार दे दिया। एक बार फिर मुल्क से गए, लेकिन मैंने कहा ना कि मियाँ साहब की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। और आज जब एक मुतवातिर से जो सर्वे आ रहे हैं, कल पार्टी के हवाले से आया और अब मैं देख रहा था कि कल जो उनकी शख्सियत यानी जो पाकिस्तानी सियासत में कौन शख्सियत जो है मोस्ट पॉपुलर हैं, उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में कहा गया कि 33% लोग आवाम मियाँ नवाज़ शरीफ को अब भी वोट देना चाहते हैं, और जबकि उनके मुकाबले में इमरान खान जो आगे थे उनको 30% लोग वोट देना चाहते हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को भी 2% बढ़े हैं तो उनको 16% ज़्यादा 16% उनको वोट देना चाहते हैं आने वाले इंतखाब में। और शायद इसी बुनियाद पर नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज़ कहती हैं कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और मियाँ साहब इलेक्शन से पहले ही वापस आएंगे। मियाँ मरियम बीबी का कहना है। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक MNA, एक MPA नहीं टूटा और नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। हकीकत यह है कि इमरान खान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये जो आप डाइवर्जन्स करते हैं ना, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कौम भी जानती है। और जिस किस्म की इनकी कारकर्दगी है, मेरा ये ख्याल है कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नज़र आ रही है। तो मरियम बीबी कहती हैं महीनों की नहीं चंद दिनों की बात है। उधर PTI एक बार फिर इस बयानिए पर डटी हुई है कि कम से कम 4 ऐसे नून लीगी रहनुमा हैं। उन्होंने कहा था पीर के दिन कि उसमें एहसान इकबाल का नाम लिया था, खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया था, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया था और ख्वाजा साद रफ़ीक का, कि ये क़यादत को तब्दील करना चाहते हैं। यानी ये मुतबादिल जो अबूरी हुकूमत जो आएगी उसकी तरफ से जो नाम दिए जाएंगे नून लीग की तरफ से, ये 4 होंगे। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि एक पाकिस्तान के सबसे कसरसात अखबार ने जो ख़बर दी है उसमें 2 नामों का इजाफ़ा कर दिया है। उनका कहना है कि खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ नहीं बल्कि अयाज सादिक और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ता इस्माइल भी जो हैं वो चाहते हैं या ख्वाहिश रखते हैं कि ये ख्वाहिश रखते हैं कि अगर कोई मुतबादिल सूरत हाल पैदा हो, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बने तो उसकी तरफ से नाम उनका आए, यानी इन 4 का। और ये ख़बरें देने वाले भी वही हैं। हमारे साथ सेनेटर निहाल हाशमी मौजूद हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी के जियाले थे, इसी तरीके से निहाल हाशमी को भी नून लीग का जाला मतवाला जो भी नाम दे दें वो है। सेंटर ये जो इधर चंद दिनों से नाम आ रहे हैं कि जो चले PTI वाले तो कह रहे हैं, लेकिन और ज़राए भी कह रहे हैं कि अगर कोई अबूरी सेटअप बना
और अगर कोई दूसरा यानी मुतवादिल हुआ तो ये नाम होंगे 4 और फिर एक 5 नाम आए। अब तक भी ये इनके नाम पहुँचे हैं सेनेटर नेहाल हाशमी? सर ये बस असल इशू से अपनी तवज्जो हटाने के लिए गवर्नमेंट के जो मीडिया सेल है वो इसको प्रमोट कर रहा है, अदरवाइज ये बेचारे तो कहीं नहीं है। नवाज शरीफ के आशीर्वाद के बगैर हमारी पार्टी में कोई तीर नहीं मार सकता। लेकिन सेनेटर नेहाल हाशमी, छोटा बहुत मैं मीडिया का आदमी हूँ, आपको इल्म है कि अगर इसे आप फेक खबर दें, आजकल बड़ा हमारा मीडिया शोर मचाता है ना कि फेक न्यूज़, इस हवाले से अगर ये फेक न्यूज़ है तो इसको आपके तर्जुमान जो तवातुर से सुबह से शाम तक खड़े होते हैं उसको चैलेंज क्यों नहीं करते, उसकी तरदीद क्यों नहीं करते? और ख़ुद जिनके नाम लिए जा रहे हैं, और ये तो कोई पीटीआई के नाम के हवाले से नहीं आया, बल्कि मीडिया ने अपने बाखबर बावसूख मुसद्दका ज़राए से कहते हैं ये 4 नामों का। हाशमी साहब नहीं, बिल्कुल देखिए आपकी बात भी अपने तरफ जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इस तरह की चीज जब आती है तो पार्टी ये देखती है कि संजीदगी से कि इसके पीछे महरुकात क्या है। जिन लोगों ने ये चीज मार्केट में लाया है, ये फ्लोट किया है या न्यूज डेस्क से इसको खबर बनाने की कोशिश की है, उसके महरुकात देख करके बड़ी संजीदगी से, ये एक बहुत ही घटिया किस्म का इल्जाम है, तो बड़े सोच समझ करके और संजीदगी से इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा सेनेटर नेहाल हाशमी के बहरहाल ये एक हकीकत है ना कि मुस्लिम लीग नून इस बात पर डिवाइड है। मसलन मैं इस बात पे नहीं कि उनकी क़यादत पे डिवाइड है, बल्कि एक हल्का ये ख्याल है कि मियाँ साहब की सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती, इसलिए वो यहाँ ना आए। उन्हें को कहते हैं हमें मियाँ साहब की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। दूसरा हल्का ये कहता है कि नहीं, हर सूरत में मियाँ साहब वापस आएँ, क्योंकि उन्हें नवाज शरीफ के अलावा, और उसमें आप भी शामिल हैं, कोई और लीडर काबिल कबूल नहीं है। इसलिए 2 बयानिए तो मुस्लिम लीग नून में मौजूद है ना सेनेटर नेहाल हाशमी। आगे चलेंगे तो मैं नाम भी ले दूंगा उनका। अब भी ये आप जो सवाल कर रहे हैं मुजाहिद साहब, इसकी मुदल्लिल जवाब दे दें कि इजाजत अगर देते हैं तो मैं आपको बयान कर दूं। क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि इसको मुख्तलिफ पावर क्वार्टर्स अपना तजुर्बेकार बनाएंगे? क्या पाकिस्तान में यही हमेशा होता रहेगा कि नस्ल दर नस्ल लोग शशपंज में रहेंगे, डूबियस रहेंगे? क्या पाकिस्तान दुनिया में इतना लागर मुल्क है कि छोटे छोटे मुमालिक अपने रास्ता का तयन कर लेती है और पाकिस्तान अपने रास्ता का तयन नहीं कर पा रहा है? क्या पाकिस्तान के लोग इतने निकम्मे और नाकारे हैं कि इदारे और जो डिपार्टमेंट्स है वो हमें डिक्टेट करेंगे सियासी लोगों को? क्या कायद आज़म के पाकिस्तान में कायद आज़म की वारसीन अब जिंदा नहीं रहे? यकीनन है, पाकिस्तान में बहुत मटेरियल है। बात इस चीज की है कि आइन और कानून पे सख्ती से अमल दरामद हो। ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए इदारों को भी, जुडिशरी को भी, पुलिस को भी, फौज को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी और मीडिया को भी, कि ये इनके कंधों पे पाकिस्तान चल रहा है। नहीं, पाकिस्तान इनके कंधों पे नहीं चल रहा है, पाकिस्तान चल रहा है आइन के कंधों पे, पाकिस्तान चल रहा है जमहूर के कंधों पे, पाकिस्तान चल रहा है पाकिस्तान की विजडम लीडरशिप के कंधे पे। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है, अदालतों का काम अदालत करे, अदालत का काम नहीं होता है रियासती मामलात में मुदाखलत करना, दिफाई इदारों का काम नहीं होता है रियासती इदारों में मुदाखलत करना, उनका काम होता है पाकिस्तान की हिफाजत करना, पाकिस्तान के दिफा को तस्खीर नहीं होने देना। और रेंजर्स और पुलिस का काम नहीं होता है कि आप आकर के। अरे हाशमी साहब, ये आप तो फौरन जब आपसे सवाल करा जाए तो रेंजर पर, पुलिस पर, एस्टेब्लिशमेंट पर, जीएचक्यू पे डाल देते हैं। ये तो ख्वाजा आसिफ ने आपके ऑन रिकॉर्ड बयान है। आप इस्टेब्लिशमेंट को आप बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ को नहीं वापस आना चाहिए, और भी बहुत सारे लोगों की मैं नाम ले सकता हूँ जो कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी कहा है उन्होंने कि मियाँ साहब को नहीं आना चाहिए। सवाल हम आपसे ये कर रहे हैं ना कि ये हकीकत है कि इसमें तकसीम है आपकी पार्टी में, कुछ लोग कहते हैं नहीं आए, कुछ लोग नहीं आए, आप उसका रुख मोड़ देते हैं उनकी तरफ, इनकी तरफ क्यों नहीं मोड़ते अपने नेहाल हाशमी? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट मैं नहीं डाल रहा हूँ। देखिए, ख्वाजा आसिफ की राय मायने नहीं रखती है, मायने रखती भी है नहीं रखती, मेरी अपनी राय है, ख्वाजा आसिफ की अपनी राय होगी, ख्वाजा साहब की अपनी राय होगी, एहसन इकबाल, मगर फाइनल जो राय है वो राय गालिब अक्सरियत की होती है, और गालिब अक्सरियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। मियां नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे वही प्रिवेल करेगा। ख्वाजा आसिफ की राय की अपनी जगह, वो शायद अपनी जात में अकेले की राय होगी, पार्टी की राय नहीं है वो। नेहाल हाशमी साहब कोई मरकजी रहनुमा है, वजीर दिफा रह चुके हैं, गालिबन वजीर खारजा रह चुके हैं, कोई मरकजी रहनुमा की अपनी राय क्या होती है?
फिर तो वो इसके मायने अगर मैं कहूँ कि इमरान खान से जो इख्तलाफ कर रहे हैं उनकी भी अपनी राय थी, उस पर आप बड़े खुश हो रहे थे। ये ख्वाजा आसिफ हो, ऐसर इकबाल हो, खाकान अब्बासी हो, कोई लीडर हो, अपनी राय कैसे बयान कर सकते हैं? और अगर अपनी राय बयान कर रहे हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि अपनी बात कर रहे हैं, और फिर पार्टी लीडरशिप को उसको नोटिस लेना चाहिए कि आप ये अपनी राय इस तरह क्यों बयान कर रहे हैं। सॉरी, ये ऐसी बात नहीं है। चले, फिर भी मैं इस बहस पढ़ने बजाय बताऊं क्या मियाँ साहब, और मैंने कहा ना ये इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, इलेक्शन से पहले तो वापसी होगी ना उनसे, इलेक्शन 23 से पहले। निहाल हाशमी साहब, मैं ये यकीन से दो बात कह सकता हूं मुजाहिद साहब, दो बात मैं बड़े दावे से और यकीन से कह सकता हूं। एक ये कि अगले कैंपेन में, अगला इलेक्शन 2023 में हो, 22 में हो, 24 में हो या 21 में, तो वो गुजर गया। ये याद रखिएगा कि उस कैंपेन को लीड दो लोग करेंगे, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरी मरियम नवाज साहिबा। और ये भी दूसरा मेरा दावा ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी से भी कोई डील, कोई मुफाहमत नहीं करेंगे। उनका डील, उनकी मुफाहमत, उन्होंने इतनी कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि वो हर अरे गैर नक्तु खैरे के साथ मुफाहमत करें। उनकी मुफाहमत इस मुल्क के आइन के साथ है, जमहूर के साथ है, अवाम के साथ है और उसूल के साथ है। सेनेटर निहाल हाशमी, मैं यानी बहस बराए बहस के लिए नहीं कर रहा। आपने खुद ये कहा कि क़यादत सिर्फ मरियम नवाज और नवाज शरीफ ही करेंगे। नवाज शरीफ यहाँ मौजूद नहीं है, मरियम नवाज नायब सदर हैं, सदर तो शहबाज शरीफ हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ हैं। तो आपने उनका नाम क्यों नहीं दिया सेनेटर निहाल हाशमी कि वो भी कायदीन में शामिल होंगे? नहीं, सोच समझ कर नहीं। देखिए, ये आप, मुझे यही लग रहा है कि सोच समझ के आपने दो का नाम लिया और शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। पार्टी सदर और पार्टी डिसिप्लिन देखते हैं। और ये भी आप जाने कि उनके ऊपर और भी भारी जिम्मेदारियां हैं। उनकी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो पार्लिमानी लीडर है, सॉरी अपोजिशन लीडर है। मगर ये हकीकत है कि पाकिस्तान में अगर वन एंड ओनली क्राउड पुलर है, कैंपेन पुलर है, वो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा है। सारी पार्टी एक तरफ क्राउड पुलिंग करती है तो मरियम साहिबा एक तरफ क्राउड पुलिंग कर सकती है। तो हम जो हमारा स्टार पुलर है उसे आप कैसे माइनस कर सकते हैं? मैं बड़ा दो टोक कहना चाहता हूं कि सारी पार्टी की जो लीडरशिप होगी, सारी पार्लिमानी पार्टी की जो लीडरशिप होगी, वो एक तरफ क्राउड पुल कर रही होगी और मरियम नवाज उससे कई गुना बड़ी क्राउड पुलर है। तो यकीनन इलेक्शन में जलसे, जुलूस, रैलियां, कैंपेन का यह हिस्सा होता है। जो मामला तंजीमी होगी वो सारा निगरानी करेंगे उसके शहबाज साहब। एक बहुत बड़ा काम है ये कि टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन है, फिर बहुत सारी चीजें होती है तंजीमी, वो शहबाज साहब देखेंगे। और यकीनन रहबरी और रहनुमाई जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे। तो पीटीआई तो कहती है, शेख रशीद भी कहते हैं डील या ढील का, लेकिन अक्सर खबरें आती हैं और नून लीग का एक हल्का भी तासुर देता है, बल्कि ये भी इस्तेमाल करता है वो जो हाथ जो इमरान खान पे था वो उठा लिया गया, इसके मायने वो हाथ आप पे रख दिया गया। तो ये जो डील वाली बातें हैं, ये जो एक तासुर ये देती है नून लीग का एक हल्का कि अब इमरान खान को वो सपोर्ट या उधर से नहीं मिल रही जो उनको लाए थे आप ही लोगों के कहने के मुताबिक। तो क्या सपोर्ट मुंतकिल हो गई? ख़ासतौर पर ये जो केपी के इलेक्शन हुए उसके बाद तो खासा इस हवाले से पीडीएम और ख़ासतौर पर नून लीग के क़यादत कहती रही है। हाशमी साहब, अल्लाह ना करे कभी नवाज शरीफ इस तरह के हाथ अपने ऊपर रखाएं। और सुने, जहां तक जुबैर साहब का ताल्लुक है, ये उनका और उनका जाती मामला था। क्या कोई पॉलिटिशियन जो गवर्नर रह चुका हो वो एक सरकारी मुलाजिम से कोई मदद ले सकता है? नहीं, ना ही आइन और कानून के मुताबिक फौजी इदारे के लोग। ये गवर्नमेंट आर्मी को इन्वॉल्व कर रही है, बदनाम कर रही है। हम तो नहीं समझते हैं कि हमारे किसी मामलात में फौज का कोई किरदार है, हम तो नहीं समझते। हम समझते हैं कि उनका जो किरदार है वो अपना किरदार ऐसे तरीके से अदा करें और करना चाहिए। ये जो अगर कोई इस गवर्नमेंट में गेट नंबर 4 का जिक्र करता है या कहता है कि कंधा हमारे हाथ पे और उसके हाथ पे, तो आपको मुबारक हो, हमारे कंधों पे अल्लाह का हाथ होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों के रहनुमाई होनी चाहिए। हमें कोई इस तरह की कुव्वतों की, हमें हमारा यकीन और ईमान है पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का की आइन और कानून और जमहूर। ठीक है, सेनेटर निहाल हाशमी कतई इनकार कर रहे थे कि हुकूमत से कोई डील हो रही है, ढील हो रही है, और वो तवातुर से उनका यही मौक़िफ़ था और है
कि उनके कायद असल में जो हैं वो नवाज शरीफ ही हैं या फिर सबसे बड़ी क्राउड पुलर मरियम नवाज़ हैं। इस पर गुफ्तगू जारी रखेगी कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक मुआहिदा करने जा रही है बरतानिया से कि वो उस मुआहिदे के तहत मियां नवाज शरीफ को वापस लाएं। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल जहां मियां नवाज शरीफ साहब की जो हिमायत है और जो हालिया सर्वे आए उसमें वो बताया जा रहा है कि ख़ुद नून लीग को जो सबकत हासिल है शायद 1% की, लेकिन और मियां नवाज शरीफ को इमरान खान पे सबकत हासिल है 3% की, यानी 33% पाकिस्तानी अभी भी उन्हें वोट देना चाहते हैं। लेकिन इसी सर्वे में एक जगह ये भी है कि मियां नवाज शरीफ को यानी 68% 68% का ये कहना है कि उन्हें पाकिस्तान वापस आकर अदालतों का मुकाबला करना चाहिए। ग़ालिबन 12% ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मियां साहब को वापस नहीं आना चाहिए। फिर अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई यानी कल ख़ास तौर पर, जिसमें हुकूमत के 4 बड़े मौजूद थे और उन्होंने एक मुआहिदे की तरफ कहा कि वज़ारत ने काबीना ने एक मुआहिदा जो है मंजूर किया है और इस मुआहिदे को जो है वो बरतानिया को जो है वो भेजा जाएगा। और देखें वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान और ख़ास तौर पर उन कैदियों के जिन्हें पाकिस्तान में सज़ा दी जा चुकी है, यानी पाकिस्तान में सज़ा याफ्ता कैदियों को जो पाकिस्तान बरतानिया के पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बरतानिया में हों, उन्हें एक दूसरे मुल्क से वापस लाया जा सकता है। ये मैंने कहा ना कि कल 4 बड़े उसमें मौजूद थे, आला सदारत शीरी मज़ारी, शेख रशीद, शहजाद अकबर और हाँ हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे। इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस सतह पर हुकूमत मियाँ साहब की वापसी की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या लंदन से मियाँ साहब को वापस लाया जा सकता है? इसके लिए हमने मुमताज़ कानूनदा जो बरतानवी कवानीन पर गहरी नज़र रखते हैं बैरिस्टर राशिद असलम को ज़हमत दी है। बैरिस्टर साहब, यहाँ हमारे यहाँ कल एक आला सतही इजलास हुआ और इवन हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर भी उसमें शरीक हुए और उन्होंने एक मुआहिदा तश्कील दिया है जिसके तहत दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों का तबादला हो सकेगा, ख़ास तौर पर वो जो सज़ा याफ्ता हैं। और जब वो ये कहते हैं सज़ा याफ्ता तो यकीनन उनका इशारा मियां नवाज शरीफ ही की जानिब है कि उन्हें वापस लाया जाए। तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत बरतानिया से मियां साहब को वापस ला सकती है? बैरिस्टर राशिद, बहुत शुक्रिया। देखिए, उसमें बेसिकली 2 से 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान का कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है यूके के साथ, कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट यूके के साथ नहीं है। एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो इंडिया ने 1992 में यूके के साथ एक ट्रीटी साइन किया था और उसमें जो भी फ्यूजिटिव्स होते हैं, ये नहीं जरूरी कि नवाज शरीफ साहब या जो भी फ्यूजिटिव्स होते हैं उनके लिए किसी भी किस्म के इस ऐसे हालात में निमटने के लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी होता है, ऐसा एग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है। अब अगर यूके और पाकिस्तान के माबैन ये मुआहदा होने जा रहा है, जो कि पिछले जून में भी जिसके हवाले से बातचीत चल रही थी, बट उसमें जो नवाज शरीफ साहब या इस किस्म के केसेस जिसमें पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन इन्वॉल्व थे, वो सियासी लोग जिन पे मुकदमात थे, तो उसकी वजह से ये तातुल का शिकार हो गया था, क्योंकि यूके की हुकूमत की अपनी रिजर्वेशंस थी इसके हवाले से। अब ये फिर बात आगे बढ़ी है। इसमें मैं सिर्फ एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है, एक तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके हवाले से एग्रीमेंट होने के बाद नवाज शरीफ साहब या किसी भी पॉलिटिकल आदमी या साझेदार या कोई और किसी सियासी जमात का कोई शख्स उसके हवाले से उसको एक्स्ट्राडाइट करवाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें बहुत स्लिम चांसेस हैं कि एक्स्ट्राडिशन हो। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे जब एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट आती है तो जो होम सेक्रेटरी है उसके बाद कोर्ट में अगर जाती है तो जज इस बात का जायजा लेता है
कि ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस तो नहीं है, और इसमें जो ट्रायल है वो फेयर ट्रायल दिया गया है। आया कि अगर इनको डिपोर्ट किया जाता है या एक्स्ट्राडाइट किया जाता है तो वहां पे फेयर ट्रायल या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट तो नहीं इनके साथ होगा। तो ये सारे जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी होती है। एक और अहम बात कि जिस मुल्क में डेथ पेनल्टी होती है उसके हवाले से यूके की हुकूमत को बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस होती हैं। जिस तरह पहले मैंने बताया कि जून 2021 में भी इसी किस्म की रिजर्वेशंस का इजहार किया गया था यूके हुकूमत की तरफ से, जिसकी वजह से ये मुआहदा नहीं हुआ था। अगर हम नवाज शरीफ साहब के हवाले से स्पेसिफिकली बात करें तो अगर ये मुआहदा हो भी जाता है तो बड़ा मुश्किल है कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जा सके या करवाया जा सके। पॉइंट स्कोरिंग जरूर हो सकती है लेकिन एक्स्ट्राडिशन जो है बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस ये इस हवाले से भी जो है इस पे बात हुई कि हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जिन्होंने ये बात की कि जी हम उनको वापस लाएंगे, हम सजा दिलवाएंगे। तो ये जो बयानात हैं ये यहाँ की कोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को एक्स्ट्राडाइट किया जाता है तो वहां पे उनके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस जो है वो उनको किया जाएगा, उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जाएगा। लेकिन बैरिस्टर ये भी तो है ना, जो मियाँ साहब हेल्थ की बुनियाद पर, सेहत की बुनियाद पर उन्होंने बरतानिया से वीज़ा हासिल किया था और उसके बाद उनके इब्तदा में वो अस्पताल गए भी, लेकिन ये कहा गया कि पिछले 2 साल से बाकायदा किसी अस्पताल में हमारे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ का ऑपरेशन तो नहीं हुआ, बल्कि वो बहरहाल सैर करते नज़र आ रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, पार्कों में घूम रहे हैं, बच्चों के साथ नज़र आ रहे हैं। तो और इसीलिए तौसी भी उनको नहीं दी गई उनके वीज़े में। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि अगर ये तौसी नहीं दी जाती और फिर अगर ये मुआहिदा भी आ जाता है जो हमारा पाकिस्तान बरतानिया से करने जा रहा है, जिसको हमने मंजूरी दे दी है, तो उसके तहत क्या मियाँ साहब को वापस लाया जा सकेगा बैरिस्टर राशिद असलम? देखिए उसमें यहाँ पे जो वीजा उन्होंने अप्लाई किया वो हेल्थ ग्राउंड्स पे किया था। जब आप हेल्थ ग्राउंड्स पे यहाँ पे कोई भी इमिग्रेशन वीजा अप्लाई करते हैं तो उसका थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा हाई होता है। मींस उसमें यहाँ पे जो डॉक्टर डील कर रहे होते हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बताना होता है कि अगर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पे उनको ये सेम सहूलियात में असर नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे रिश्तेदारान या कोई उनकी केयर करने वाला नहीं होगा, और तीसरा वहाँ पे फाइनेंसेस उनके इस काबिल नहीं होंगे कि वहाँ पे इलाज ले सकें, और चौथा कि इस किस्म का इलाज वहाँ पे है ही नहीं, मैसर ही नहीं है। तो ये 4 चीजें, और इसके अलावा 1-2 और भी होती हैं जो इस केस में रेलिवेंट नहीं थी, लेकिन इन 4 चीजों की बुनियाद पे यहाँ पे जो होम ऑफिस है उसने ये फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब उस पे पूरा नहीं उतरते। अब उनकी अपील यहाँ पे फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में इमिग्रेशन जज के पास पेंडिंग है, इसकी अभी हेयरिंग नहीं आई। तो अब नवाज शरीफ साहब के पास यहाँ पे चांस होगा कि अपने वकला के जरिए ये साबित कर सकें कि वो हेल्थ ग्राउंड्स पे यहाँ पे वीजा लेने के अहल हैं, वो इस थ्रेशोल्ड को पूरा करते हैं। अगर वो इस पूरे चीज को साबित नहीं कर पाते तो उनका फिर यहाँ पे कोर्ट से रिफ्यूजल हो सकता है, जिसकी आगे अपील हो सकती है, जो नॉर्मली 6 माह से 1 साल का अरसा लगता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पे होम ऑफिस ने उनका वीजा रिफ्यूज कर दिया हुआ है हेल्थ ग्राउंड्स की बुनियाद पे, यानी कि उनके वकला या उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो होम ऑफिस को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि उनको यहाँ पे जिस इलाज की जरूरत है या जो सहूलियात यहाँ पे मैसर हैं वो वहाँ पे मैसर नहीं होंगी। तो बैरिस्टर असलम का ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ का जो हेल्थ ग्राउंड पर वीज़ा जो है वो मनसूख कर दिया गया है, जिसकी अपील जारी है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि किसी भी मुआहदे के बावजूद मियाँ साहब को पाकिस्तान लाना मुमकिन नहीं होगा हमारे इमरान खान की हुकूमत के लिए। मियाँ साहब, मैंने जैसे कहा कि इस वक्त सेंटर ऑफ पूरी जो सियासत का बने हुए हैं, उनके मुस्तकबिल पर मुस्तकबिल की सियासत जो है का तयन होगा। लेकिन एक और अहम मामला, लोकल मामला कहा जाएगा, जिसे मकामी के जिस तरीके से बहिमाना कत्ल कराची की सड़कों पर हुआ, और एक नहीं कई, वो तो अलग एक केस है जो नादिम जोकियों का, वो अपनी जगह, लेकिन मेन रोड पर कत्ल होता है, कहते हैं मुबैना मुल्ज़िम मारा गया। इस पर भी देखें कि हमारे शहर को किस तरीके से चलाया जा रहा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ होंगे।
टीवी में मुजाहिर बिल्ली आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। और कराची ही नहीं, यूँ तो सारे मुल्क में ही खुलेआम न सिर्फ डकैतियाँ होती हैं, कत्ल होते हैं, ठीक है सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन वो पकड़े भी जाते हैं, सजाएँ भी दी जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में शायद अदालतों से भी जो सजाएँ दी जाएँ उनका शायद 1 या 2% हो। ये जो वाक़या या सानिया अभी नाज़िम जोकियों के बहीमाना कत्ल की बाज़ सुनाई दे रही थी कि कश्मीर रोड पर बिल्कुल दिन दहाड़े एक नौजवान को कत्ल किया जाता है, घसीट कर जिस बहीमाना तरीके से उसे मारा जा रहा है। और अब उसने एक नया मोड़ लिया कि उसके मुल्ज़िम के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब वो भी मारा गया जो एक पुलिस वाला था। अली रज़ा इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। अली, इसका क्या पस मंज़र है, ये जो मोड़ आया है इसमें ख़ास तौर पर ये पकड़ा जाना और फिर उसका कि उसने ख़ुदकशी कर ली, क्या है इसका बैकग्राउंड अली रज़ा? जी बिल्कुल, देखिए मुजाहिद साहब, कश्मीर रोड पर ये शाहरुख की सीसीटीवी जब सामने आई थी जिसमें डकैती के दौरान उस मुल्ज़िम ने फ़र्ज़न जिसको गिरफ़्तार किया उसके गिरा हुआ और उन्होंने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली जब गिरफ़्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी। ताहम उसने मुतासिर किया था काफ़ी लोगों को। उसके बाद हमने ये देखा कि मुख्तलिफ छापे जो है वो मारे गए हैं। उसके बाद जब एक प्रेशर बिल्डअप हुआ था क्योंकि सोशल मीडिया पर और मीडिया पर तस्वीर और सीसीटीवी फुटेज जो है कत्ल की, जिसमें माँ के सामने जो है उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया था, वो फुटेज चल रही थी, तो एक हाइप क्रिएट हुई भी थी। उस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जो तहकीकाती इदारे हैं, महकमा पुलिस के मुख्तलिफ इदारे इस पर काम कर रहे थे, मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई थी जो इस कत्ल को के मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के लिए जो है वो लगे हुए थे। इसी दौरान ये एक मामला होता है मुखबर का, एक पूरी एक हर सिस्टम के साथ, एक नेटवर्क के साथ, पुलिस के साथ एक मुखबर जो है उसकी एक अहमियत होती है। और उसी मुखबर की इतला पर जो दावा SIO स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, महकमा पुलिस का एक हसास इदारा है, जिसने इसको जो है वो टारगेट किया था कि ये मुल्ज़िम है। और उसके बाद जब मुखबर की निशानदेही पे वो पहुंचे तो ये पुलिस जो SIO उसका दावा था कि उस दौरान गुलशन इकबाल में जब रेड करने गए तो उसी दौरान ये पुलिस एहलकारों को देखकर ये पुलिस एहलकार जो कि मुख्तलिफ FIRों में नामजद था और ऑन ड्यूटी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। जो ज़राए हैं ये सवाल पैदा होता है कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये मुल्ज़िम आदि मुल्ज़िम है, यानी ये पहले भी कत्ल में मुलव्विस है, तो क्या किसकी, ये तो वाज़ेह होगा ना। क्या ये आमतौर पर मैं देखता हूँ अगर 1000 पुलिस की मुलाजमतें निकलती हैं तो 1000 लोग लाइनों में लगते हैं, सिफारिशों होती हैं। कुछ लोग, मैं तो नहीं, कोई सबूत है, लोग कहते हैं जी बड़े पैसे दे के भर्ती होती है, तो किसकी सिफारिश से ये भर्ती हुआ? और एक बार नहीं, पकड़ा गया फिर भर्ती हुआ, फिर पकड़ा गया रिहा हुआ, फिर भर्ती हुआ, तो वो नाम भी तो आने चाहिए ना। क्या इस सिलसिले में आपने सवाल नहीं करते ये जो DIG के लेवल को, IG के लोग या जो कुछ वजारत दाखिला के जवाब नहीं देते कि एक आदि मुल्ज़िम जो 3 बार पकड़ा गया और रिहा किया होगा कैसे पुलिस में मौजूद था? अच्छा मुजाहिद साहब, मैं ये बताता चलूँ कि ये 3 नहीं 10 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा मुकदमात में जो है वो नामजद है। और जो मुकदमात की नौइयत है वो असला, मंशियात, गैर कानूनी असला, मार पिटाई, और जो असला उस वक्त फायर किया शाहरुख को, उसकी गोली भी एक और वारदात में जो है वो मैच कर गई है, उसमें भी एक शहरी को जख्मी किया था मोटल। और हैबिचुअल क्रिमिनल जो है आपको इल्म है, आप ये कवर करते रहे, तो फिर ये लोग उस वक्त तक जब तक सरपरस्ती हासिल ना हो या तो सियासी या बासर पुलिस अफसरान की, एक इंडिविजुअल तो ये नहीं कर सकता ना। आप तो ज्यादा मुझसे जानते हैं ना इसको अली रज़ा, इस बात को। मुजाहिद साहब, हम आज भी ये दावा कर रहे हैं कि आज भी मुख्तलिफ थानोजात में मुख्तलिफ प्राइवेट टीम जो चल रही है, जिसके ऊपर साबिक एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने एक्शन लिया था, उस हवाले से भी जो है ये चीज़ सामने आई थी कि ये कौन लोग हैं। पुलिस की वर्दी में ऐसे लोग प्राइवेट जो है वो काम कर रहे होते हैं, जिनकी पोस्टिंग कहीं और हो रही होती है और वो कहीं और काम कर रहे होते हैं, और इनका नेटवर्क जराइम पेशा अनासिर के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसी के ज़रिए मुल्ज़िमान को पकड़ा जाता है। और बहुत सी जगहों पर हमें ये चीज़ भी सामने आई कि उनको पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है, कहीं जो है बंटवारा किया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं, खबरों की जीनत माजी में ये बन चुकी है। यही मामला इसके साथ भी था, ये मुख्तलिफ प्राइवेट टीम का हिस्सा भी रहा है जो ज़राए बताते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक आम सिपाही, उसकी जो तरीक़ेकार है रिहाइश का, उसको जिस गाड़ियों में वो सफ़र कर रहा है, क्या अली रज़ा, जिस तरह नाज़िम जोकियों केस के हवाले से वज़ीर आला और दीगर वज़रा से पूछा जाता है, इस केस के हवाले से हुकूमत के
तर्जुमान या उनसे कुछ नहीं पूछा जाता? वो कोई वजाहत नहीं देते कि एक पुलिस का बंदा जो आदि मुलजिम हो वो इस तरह दिन दहाड़े कत्ल करे? अब तो खैर उसको खुदकशी का केस बना दिया गया। इसके माने गालिबन उनका ये हो कि जो असल जो इनके पीछे लोग हैं वो सामने ना आ सकें, इसलिए खुदकशी का केस बनाया गया। खुदकशी उसने की। अच्छा मुजाहिद साहब, मैं ये वाज़ेह कर दूं कि चीज़ें मीडिया पे एक रोज़ कबल जो है वो हिरासत की अलबत्ता ख़बर जो है वो शाये हुई थी कि पुलिस एहलकार समेत जो है वो 4 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया है, मगर जो SIU का दावा है वो ये है कि इनको हमने मुखबर की इतला पर रेड मारी और उसकी CCTV फुटेजेस भी जो हैं वो सामने आई हैं। SIU जो है वो अली रज़ा, मेरा ख्याल में ये कि चाहे नाज़िम जोकियों का केस हो, चाहे वो दादू की लड़की का केस हो या ये केस हो, इसको मीडिया एक बार उठाता है तो इसको अंजाम तक भी पहुंचाना चाहिए। जैसे बहरहाल जैसे शाहरुख जतोई जो है वो जो 9 माह से जो है वो अस्पतालों में ऐशो इशरत से रह रहा था, बाद में वो सुपरटेंडेंट पुलिस भी जेल जो है मुअत्तल हुआ और उसको भी वापस जेल पहुंचाया गया। उम्मीद है कि सिंध हुकूमत इस हाई प्रोफाइल केस को भी अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।